वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय वी वेलकम टू हफुल क्लासेस। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या चल रहा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस परमाणु संरचना चल रहा था। ठीक, तो उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किए थे, रदरफोर्ड मॉडल को देखे हुए थे। रदरफोर्ड मॉडल को देखने के बाद उसमें हम लोग न्यूक्लियस की खोज देखे थे कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के थ्रू हम लोग न्यूक्लियस का खोज कर सकते हैं। ठीक, उसमें हम लोग देखे थे कि अब न्यूक्लियस में पता चल गया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है। ठीक, और आप सबको ये भी पता होगा कि उसी न्यूक्लियस में एटम का टोटली जो मास होता है वो टोटली निर्भर करता है। मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो वैल्यू टोटली होता है वो उसी एटम में रहता है। क्लियर है? तो टोटली अगर आपको पूछे टोटल किसी भी एटम का टोटल वेट, टोटल मास कहाँ रहता है, तो वो उसका न्यूक्लियस में रहता है, जिसका हम लोग अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के थ्रू हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग को क्या देखना है, आज की क्लास में हम लोग देखना है कि वो जो एटम में मिला था उसका जो न्यूक्लियस मिला था उसके रेडियस के थ्रू, मीन्स एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एटम के जो लास्ट छोर होगा, मीन्स एटम किस किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक, एटम किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस से लेकर के एटम के लास्ट छोर का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एटम का रेडियस हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा क्या, न्यूक्लियस का रेडियस हो जाएगा। ठीक, इन्हीं टोटली दो बातों के लिए हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसको किस तरह देखेंगे, इसको हम लोग एंगस्ट्रम एंड फर्मी के टर्म में देखेंगे। वो किस तरह देखेंगे कि अगर आपको पूछ दे कि एटम का रेडियस, किसका, एटम का रेडियस अगर आपको पूछे ऑर्डर में, तो आपको बोलना है क्या, 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहे 10⁻⁸ सेंटीमीटर। उसी का अगर हम लोग न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस में ऑर्डर के रूप में देखें अगर उसका रेडियस, तो उसका रेडियस हो जाएगा कितना, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं। 1 फर्मी को अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 10⁻13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको 2-3 लाइन में इसको लिख करके समझते हैं। ठीक, तो अगर 1 लाइन की बात करें आपको, फर्स्ट लाइन की, तो अगर ऑर्डर हम लोग को किसका लिखना हो, एटम का। ठीक ना, द रेडियस ऑफ द एटम, पेन कॉपी लेके बैठना को है ना, द रेडियस ऑफ द एटम इज द ऑर्डर ऑफ, कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम को इस तरह से देखते हैं ना, 1 एंगस्ट्रम, या इसी को लिख सकते हैं पूरा एंगस्ट्रम, ये मीटर में हो गया। ठीक, अगर इसी को सेंटीमीटर में लाना चाहे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यही दोनों टर्म में आपको एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, बट ये एंगस्ट्रम के टर्म में आएगा। ठीक, ये हो गया किसका, एटम का रेडियस हम लोग देखें। अब इसी में हम लोग देखेंगे सेकंड टर्म में न्यूक्लियस का रेडियस है ना, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के बीच में रहता है। ठीक, तो उसी का आपको रेडियस देखना है पूरा। पहले हम लोग एटम का रेडियस देखे, न्यूक्लियस से एटम तक का टोटली एटम का रेडियस। ठीक, अब हम लोग न्यूक्लियस का सिर्फ रेडियस देखना है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, जिसको आप लोग पढ़ते हैं 1 फर्मी या 1 एफ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, ये दोनों टर्म देखना था, 1 एंगस्ट्रम एंड 1 फर्मी का। ठीक, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक, अगर इसको 10⁻15 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहे 10⁻13 सेंटीमीटर होगा, ये सबको आता है। ठीक, ये टोटली बातें था इसका। अब इसका हम लोग किस तरह से देखना है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एटम है, टोटली क्या है, ये एटम है। इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बताते हैं। ये एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो हमने भी बताया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये टोटली रेडियस ऑफ एटम का हो जाएगा ना। और ऐसे लिखे आप, रेडियस ऑफ एटम। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस तो मेरा ये है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका रेडियस निकालना, इसका। ठीक, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा न्यूक्लियस का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको याद किस तरह से रखना है, देखिए एटम टोटली बड़ा होगा और उसका न्यूक्लियस छोटा होगा। ठीक, क्योंकि हमने कल बताया था कि एटम का जो अधिकतम पार्ट होता है वो खाली होता है, और बीच में जो एक ऐसा यानी स्पेस होता है जहाँ चार्ज यानी कि टोटली एटम का मास निर्भर करता है। इसीलिए हमने कल की क्लास में बताया था आपको कि यानी कि अगर आप अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग करते हैं, ठीक, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल का आपने 20,000 मान लीजिए, 20,000 के तौर पर आप उसमें स्कैटरिंग किया रेज के थ्रू, 20,000 रेज उसमें एक बार में अटैक किया, बम्बार्डमेंट किया गया किसमें, गोल्ड फाइल में, थिन गोल्ड फाइल में। ठीक, तो उससे हमने क्या देखा है कि एक अल्फा पार्टिकल उस दर से रिमूव होकर आ रहा है,
मीन्स अगर हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल से इसमें गोल्ड फॉइल में हमने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया, ठीक, तो टोटली जो अल्फा पार्टिकल था वो इधर उधर निकल गया। मीन्स यहाँ से पता चल रहा था कि इस गोल्ड फॉइल में अधिकांश जो जगह है, स्पेस है, वो क्या है, इम्प्यूरिटी है, खाली है। बट एक ऐसा जगह है जहां से क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल, अगर 20,000 रेज के रूप में अगर हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इसमें, तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो क्या है, रिटर्नेबल है, यानी कि रिटर्न आ रहा है, जिस पाथ से वो गया उसी पाथ पर लौट रहा है। तो जहां से वो रिटर्न आ रहा था ना, किसी एंगल के झुकाव से, है ना, अधिकतर को देखें हम लोग क्या देखें कि 180 के झुकाव से जा रहा था, कुछ स्मॉल एंगल के झुकाव से जा रहा था। बट एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आया कि टोटली ये क्या हो गया, 180 के झुकाव से आया, है ना, इधर से गया इधर से आ गया। तो टोटली हमने यहाँ क्या देखा कि ये जो स्पेस था जहां से इसने ये लौटा, ये अल्फा पार्टिकल, वो स्पेस काफी हार्ड होगा, तभी ना ही किधर किसी तरफ क्या है, एंगल का डिफ्लेक्शन किया, किधर भी एंगल का डिफ्लेक्शन ये नहीं किया, ये टोटली क्या किया, एक ही रेंज में इसको भेज दिया। तो वो जो स्पेस था वो काफी हार्ड था। ये टोटली हमने कल के क्लास में चर्चा किया था। अगर आप कल के क्लास नहीं किया था, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कल की क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके तौर से किस तरह से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। किसी भी एटम का रेडियस पूछ देगा, उसका न्यूक्लियस का रेडियस पूछ देगा, तो उसको किस तरह से निकालिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम का जो रेशियो होता है वो कितना का होता है। इतना टोटली आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग इसी टर्म को देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का दोनों को हमने एंगस्ट्रम में देखा, जिसको एंगस्ट्रम में बोला जाए 10⁻10 मीटर। अगर उसको हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो उसका सेंटीमीटर में आएगा कितना, 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक, हम उसके बाद हमने फर्मी को देखा, फर्मी में देखा 10⁻15 मीटर, या उसको हम लोग सेंटीमीटर में देखे 10⁻13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मीटर में लिखते हैं, क्या इसमें मीटर में इसको देखेंगे। ठीक, इसका रेशियो कितना हो सकता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का और रेडियस ऑफ एटम का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻15 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद रेडियस ऑफ एटम कितना है, 10⁻10 मीटर। मीटर में ले रहे हैं आप, सेंटीमीटर में भी ले करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस 10⁻15 यहाँ है इंटू, इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक, -15 और यानी कि 10 है तो 10⁻5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका रेशियो, 10⁻5। अगर आपको पूछे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम के अगर रेशियो की बात करें तो कितना होगा, 10⁻5 होगा। ठीक, अब यही पर बात आता है आपका स्फेरिकल, आपका जो एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल की बात जब भी आएगा तो आपको वॉल्यूम की चर्चा करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम की बात जब भी आएगा तो वॉल्यूम में आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो किसी भी स्फेरिकल का आपको अगर ले, किसी भी स्फेरिकल का वॉल्यूम अगर निकालिए, जैसे मान लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का निकाल रहे हैं, किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का निकाल रहे हैं, वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस है ना दोनों का, आपका न्यूक्लियस का भी रेडियस है और टोटली एटम का भी रेडियस है। तो अगर आप न्यूक्लियस का लीजिएगा कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आपको पूछा जाए कि भाई एटम का रेडियस कितना होगा, तो वो भी होगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैथ का टर्म था। ठीक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि एटम का भी कुछ ना कुछ रेडियस है। हमने अभी बताया कि एटम का क्या है, एटम का भी कुछ ना कुछ, ये न्यूक्लियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एटम का रेडियस हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस था इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस था, उसी दोनों का रेडियस के बारे में हम लोग रेडियस को देखते हुए उसका क्या है कि हम लोग वॉल्यूम को देखना चाह रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, रेडियस तो देखिए आपको पता है जब भी दो चीज का जब रेशियो लेते हैं तो उसका क्या होता है, अगर सिमिलर उसका क्या हो यूनिट्स हो वो कट जाता है। ठीक, यानी वो क्या हो जाता है, यूनिटलेस हो जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ, रेशियो जैसे निकाले वो यूनिटलेस हो गया, 10⁻5 आ गया, उसका टोटली आ गया। ठीक, अब हम लोग वॉल्यूम में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में। ठीक, इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्पेस लाइए उसके बाद लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में। ठीक, इसमें हम लोग को क्या चाहिए कि दोनों का रेडियस पता होना चाहिए, और दोनों का रेडियस हमने पहले ही बता दिया। ठीक, इसीलिए अब हम लोग वॉल्यूम को देख रहे हैं। दोनों का रेडियस कितना होता है, अगर आप रेडियस ऑफ एटम लीजिएगा, रेडियस ऑफ एटम लीजिएगा तो वो होगा कितना 10⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लीजिएगा 10⁻15 मीटर। इसको याद रखना। ठीक, यही से आपका सारा चीज बन जाएगा। तो इसको निकालना है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर लिखें हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कट नहीं करना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। 4/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, हम लोग क्या है न्यूक्लियस ऊपर में लिए तो 10⁻15 मीटर का होल क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई इंटू 10⁻10 मीटर का होल क्यूब। क्लियर, यहाँ से ये पाई और 4/3 पाई आर क्यूब, ये
टर्म कट रहा है, तो टोटली टर्म जो आपका बचेगा वो बचेगा क्या, 10⁻15 मीटर का होल क्यूब बट 10⁻10 मीटर का होल क्यूब। जब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 10⁻15 आएगा टोटली। ठीक, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, बचेगा ये आपका कैलकुलेशन का टर्म, इससे आप कर सकते हैं। ठीक, बड़ा ही सरल है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इतना जो हमने अभी कैलकुलेशन करवाया इसका काम कहाँ पड़ेगा। ठीक, अगर आपको पूछ दे किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस निकालने आपको, है ना, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस निकालने बोलते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसको आप लोग लिखिए। ठीक, उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का हम लोग रेडियस किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, रेडियस ऑफ, क्या देखने वाले हैं, यानी कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मीन्स RNU। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस किसी भी एटम के लिए, है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, R बराबर R0 इंटू ए का पावर 1/3। जो थोड़ा पहले से मेरा क्लास करते वाले फर्स्ट क्लास से, उसको इसमें आधा से ज्यादा टर्म समझ में आ गया होगा। ए सबको पता है क्या है, मास नंबर है, क्या है, मास नंबर है, जो इसमें आपको पता है वो हम बताएं। ए क्या है, मास नंबर है। ठीक, अगर आर की बात करें, ये आर है, ये हो गया क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा। R0 क्या है, R0 इसमें कांस्टेंट है, क्या, जिसका वैल्यू होता है 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अगर आपको बात करें ए की, तो ए होता है मास नंबर। जिस एटम का आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहे हो उसका मास नंबर आपको टोटली ले लेना है। जैसे एल्यूमिनियम का निकाल रहे हैं तो 27 ले लेना है, उसके बाद जैसे कार्बन का निकाल रहे हैं तो कितना ले लेना है, 12 ले लेना है। इस तरह से उसका मास नंबर लेके निकाल देना। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक, एग्जांपल अगर आप लिखिए, एक एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम का ही लिया जाए, इसका H एटम का, है ना, H एटम का। ठीक, तो H एटम का लेंगे, जैसे हम लोग H एटम का, है ना, तो इसका जो मास नंबर होगा यानी कि ए होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मास नंबर। अब आप फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास है R बराबर R0 बोलना है इसको, क्या, R0, है ना, याद रहेगा इसको, क्या बोलना है, R0 इंटू ए का पावर 1/3। ठीक, ये बराबर इतना है, तो इसीलिए R बराबर लिखना है आपको, R0 का वैल्यू कितना है, 1.33 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, है ना, इंटू 1 का पावर 1/3, तो यही लिखना है। ठीक, 1 का पावर कुछ भी नहीं तो आपको 1 ही होगा, क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, मास नंबर यहाँ लिख देंगे, 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। ठीक, R बराबर 1.33 इंटू 10⁻30 इंटू 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, 1 होगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1.33 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। तो हाइड्रोजन एटम का अगर न्यूक्लियस की बात आपसे किया जाए तो उसका जो न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा, 1.33 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको आज का क्लास यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एटम। एटम क्या होगा, एटम्स परमाणु की अगर बात करें तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्जेबल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेबल के बारे में। चार्जेबल भी दो प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्जेबल के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया क्लास, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो यही तरह से आप लोग क्या कीजिए कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यहाँ तक जो हमने बताया इसके आगे हम लोग कल के क्लास में एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में। अभी तक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं तो टोटली चैप्टर में आपको एटम का काम पढ़ने वाला। हालांकि इस चैप्टर के बाद भी आपको एटम का काम पड़ेगा, बस इस चैप्टर में किसी भी न्यूमेरिकल को उठाइएगा वहां आपका एटम का बात होगा 100%। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।